हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ क्लास 12 का डिस्कस करेंगे। और मैंने जैसे पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं उसी पैटर्न पे नीट के क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। तो अगर आप एग्जाम्पलर अच्छे से लगाते हैं और चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो लाइन टू लाइन तभी आप एग्जाम्पलर लगा पाएंगे और उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और तभी क्वेश्चन आपसे नीट में लगेगा। तो मेरा आपसे यही है कि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ें, उसके बाद एग्जाम्पलर लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर सीरीज़ चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस में आ जाता है कि हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अगर हम देखें फंडामेंटल यूनिट्स, तो हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब वैसे बेसिक यूनिट तो सेल है, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गन है वो किसका बना हुआ? सेल। अब सेल के भी तो एक छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये डिफरेंट एलिमेंट्स से बॉडी का कंपोजिशन हुआ है। अब ये एटम्स कंबाइन होके जो है मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस, और डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है, याद रखिएगा, और उसी से ही रिलेटेड है ये मॉलिक्यूलर बेसिस से, डीएनए से। इनर डीएनए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इनर डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं आपस में? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में किससे जोड़ता है? तो आप पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ता है, याद रखिएगा। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, दैट ज्वाइन द टू न्यूक्लियोटाइड्स। बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड से कैसे डिफर है? तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता, तो फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस है। सी इज़ करेक्ट। अगर याद रखिएगा शुगर बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, और शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस तो सिर्फ न्यूक्लियोसाइड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। ये कौन सी शुगर की क्लास को बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा, चाहे वो डीऑक्सीराइबोज हो या फिर राइबोज हो। राइबोज शुगर आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है। इन दोनों में पेंटोज शुगर पाई जाती है। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 4, क्वेश्चन नंबर 4 द फैक्ट दैट प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडीन से ही बॉन्ड करता है, लीड करता है। पायरिमिडीन बेस लीड टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। तो इसमें किस टाइप का जो पैटर्न है वो आपको मिलेगा पूरी लेंथ में। अगर आप पूरे डीएनए की लेंथ में देखें तो ऐसा क्या है कॉमन? क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन की बात कर रहे हैं, तो प्यूरिन जो है वो एडेनिन ग्वानिन है, पायरिमिडीन साइटोसिन और थाइमिन है। तो एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन ग्वानिन से। यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल होते हैं। तो ये जो लेंथ होती है वो पूरे डीएनए में सेम होती है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए। पूरे डीएनए में विड्थ जो होती है वो सेम रहती है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, क्योंकि पूरा डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है और सारे सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं, याद रखिएगा। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, और ये एक पैटर्न जो है प्यूरिन, क्योंकि प्यूरिन पायरिमिडीन से ही बॉन्ड बनाएगा, ना कि प्यूरिन से बनाएगा। आपको थ्योरी मजबूत होनी चाहिए चैप्टर की मॉलिक्यूलर की, तभी आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे तक बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन। डीएनए और हिस्टोन पर नेट चार्ज कितना होता है आपको बताना है इसमें। तो याद रखिएगा कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखा जाए तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज दोनों होगा। सी डीएनए, ठीक है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि उन्होंने अलग अलग पूछा है, डीएनए पे अलग और हिस्टोन पर अलग। ये नहीं कहा है कि नेट सम वो 0 हो जाएगा, लेकिन अलग अलग देखा जाए तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन इज अ प्रोटीन, ऑक्टोमर प्रोटीन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। चलिए सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 6। 6 में कहा गया द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। एक तो आपको प्रोमोटर साइट बतानी, देखिए क्या कहा, प्रोमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट। ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनता है।
तो डीएनए में बहुत सारे रीजन्स लोकेटेड होते हैं, जैसे प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन क्या होगी। तो याद रखिएगा, जो टर्मिनेटर और प्रोमोटर की जो लोकेशन होती है वो 5' अपस्ट्रीम एंड पर होती है और 3' एंड डाउन स्ट्रीम होती है। तो 5' अपस्ट्रीम इसमें है और 3' डाउन स्ट्रीम इसमें है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो 3' डाउन है और 5' एंड अपस्ट्रीम है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 5' अपस्ट्रीम और 3' डाउन स्ट्रीम रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सिर्फ अप स्ट्रीम पे नहीं होती, सिर्फ डाउन स्ट्रीम पे नहीं होती। और ये ऑर्डर पोलरिटी 3' से 5' हो जाएगी। तो यहाँ पोलरिटी का भी ख्याल रखना, आप सोच रहे हैं ऊपर वाला हो जाएगा। पोलरिटी 5' से 3'। 5' अप स्ट्रीम पे प्रोमोटर होगा, 3' डाउन स्ट्रीम पे टर्मिनेटर होगा। वो उल्टा कर दिया है, 3' पे कभी प्रोमोटर नहीं मिलेगा आपको। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, आपको इसमें बताना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इट कैन नॉट। सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि जो बीटा हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन होती हैं। तो बीटा चेन में जो वैलिन की जगह क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, 6th पोजीशन ऑफ, ठीक है, वैलिन रिप्लेस बाई ग्लूटामिक। तो इसमें क्या, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट। क्या इसे आयरन सप्लीमेंट से ट्रीट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही जवाब। इट इज़ अ मॉलिकुलर डिजीज़, ये भी ठीक है। इट कन्फर्म रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, मतलब ये मलेरिया, इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया। अगर ठीक है, मलेरिया होने से ये रेजिस्टेंट करती है। तो ये सारी बातें सही हैं। डी इज़ करेक्ट, याद रखिएगा। तो इसका डी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। लेकिन आप याद रखिएगा, जो सिकल सेल एनीमिया है वो 6th पोजीशन पे वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाता। तो ऐसा क्या, तो उसमें आरबीसी कैसा हो जाता है, बाइकॉन्केव से हो जाता है सिकल सेल, तनाती टाइप का। उसमें ऑक्सीजन टेंशन बढ़ जाती है, बहुत सारी सिम्टम दिखाई देते हैं, आप मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ तो हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG। AUG जो है कोडोन है। कोडोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोडोन ट्रिपलेट होते हैं और एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए ख़ास कोडोन होता है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। इट कोड फॉर मिथ्यूनिन ओनली। क्या ये सिर्फ मिथ्यूनिन को कोड करता है? मिथ्यूनिन को कोड करता है। इट इज़ एन इनिशिएशन कोडोन, ये इनिशिएशन भी है, ये कोडो, ये इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत भी कराता है। इट कोड फॉर मिथ्यूनिन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये भी सही है। इसके सारे ऑप्शन सही हैं, सारे काम करता है। ये डुअल फंक्शन कहलाता है, डुअल फंक्शन कोडोन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, दैट इज RNA। RNA जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। पहले RNA ही डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब शुरुआत में जब बैक्टीरिया बने थे तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या था, RNA। तो RNA ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है NCERT रेफरेंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। और ये मॉलिक्यूलर में लगभग 28 क्वेश्चंस हैं और यही 28 क्वेश्चंस आप अच्छे से करिए और थ्योरी को मजबूत बनाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी नीट में लगा पाएंगे क्वेश्चन। विद रिगार्ड टू मैच्योर RNA इन यूकैरियोट्स, कह रहे हैं कि विद रिगार्ड टू मैच्योर RNA इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में mRNA के रिलेटेड कौन सा, मैच्योर mRNA से रिलेटेड कौन सा बात सही है उसमें? जब mRNA मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या चीज़ चेंजेस आते हैं? तो चेंजेस तो देखिए बहुत रहते हैं। तो एक्सोन्स तो दिखाई देते हैं लेकिन इंट्रोन्स नहीं दिखाई देते, ठीक है। इसमें कह रहे हैं एक्सोन इंट्रोन्स डू नॉट अपीयर, ऐसा नहीं है। एक्सोन्स अपीयर होते हैं, इंट्रोन्स निकल जाते हैं। mRNA जब मैच्योर हो रहा होता है तो उसमें स्प्लिसिंग प्रोसेस होती है, याद रखिएगा। स्प्लाइसिंग प्रोसेस के जरिए जो है इंट्रोन्स का रिमूवल हो जाता है। एक्सोन्स में एक इन्फॉर्मेशन होती है, याद रखिएगा। एक्सोन सीक्वेंस हैविंग इन्फॉर्मेशन बट इंट्रोन्स है डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन। तो बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये दोनों अपीयर नहीं हो सकते, इंट्रोन अपीयर नहीं हो सकते, तो बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 11, द ह्यूमन क्रोमोजोम विद द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन दैम। ये देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने टॉपिक पढ़ा होगा, ये जूलॉजी का पोर्शन है वैसे। तो इसमें आपको बताना है कि हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा सबसे कम क्रोमोजोम किस पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा क्रोमोजोम नंबर 1 इस हाईएस्ट है और वाई पे लोएस्ट है। सी इज़ करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको रटने पड़ेंगे या जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA।
आपको बताना है कि इन सारे 4 साइंटिस्टों में से किसका कंट्रीब्यूशन जो है डबल हेलिक्स, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स, उसके डेवलपमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इसमें काफ़ी साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका रोल है। रोसालिंड फ्रैंकलिन का रोल है क्योंकि उन्होंने एक्सरे पैटर्न दिया था डीएनए का। विल्किंस भी इनके साथ थे। चार्गेफ जो है वो भी उन्होंने चार्जेफ रूल दिया था, ATCG का रेशियो बताया था। मैसेल्सन स्टॉल का कोई रोल नहीं याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट का। इन्होंने तो प्रूव किया था डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। तो मैसेल्सन स्टॉल डू नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डीएनए, द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर लिंक टू ईच अदर बाई 3'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए जो है एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, और वो 3' से 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड रहता है ना। ऐसा नहीं कि सिमिलर चेन में बॉन्डिंग है, सिमिलर ना कि डिफरेंट। टू प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज़। कहना है कि न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन होने को रोकने के लिए, कहीं ज़्यादा डीएनए की लेंथ नॉर्मल से ना बढ़ जाए या पॉलीमराइजेशन ना हो जाए और यूनिट्स अटैच ना हो जाए, तो क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए पूछा जा रहा है। विच मॉडिफिकेशन इज़ डन। तो याद रखिएगा 3' ग्रुप डीऑक्सी राइबोस शुगर का 3' ग्रुप निकल जाए। बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर 3' ग्रुप जो है निकल जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर से, तब जो है पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर इन वन स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस मतलब डीएनए का डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस एक स्ट्रैंड में हो जाता है। क्यों होता है पूछा जा रहा है। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो याद रखिएगा जो डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड वेरी लॉन्ग, ये रीज़न है। ऐसा नहीं है। इट इज़ मोर एफिशिएंट प्रोसेस, ये भी नहीं है। डीएनए लाइगेज हैज़ टू बी रोल, लाइगेज तो ज्वाइन कराता है। ये देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कराता है, वो है 5' से 3'। इसी वजह से जो डिसकंटिन्यूस डीएनए का सिंथेसिस वन स्ट्रैंड, इसी वजह से दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो पॉलीमराइजेशन कराता है वन डायरेक्शन में 5' से 3'। अगर 5' से 3' जो है पॉलीमराइजेशन होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूस होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बी। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। कह रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन से ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप को कैटलाइज कराता है। तो याद रखिएगा इसमें जो मेन रोल है आरएनए देखिए कैटालिटिक फंक्शन रोल अदा करता है। तो इसमें ये जो प्रोसेस को अंजाम देता है वो है एलोंगेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कराता है, एलोंगेशन प्रोसेस को बढ़ावा देता है। याद रखिएगा उसकी लेंथ बढ़वाता है आरएनए की। तो बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ। किसी भी बॉडी के अंदर जीन एक्सप्रेशन का लेवल कब कंट्रोल होगा, किस लेवल पर कंट्रोल होगा आपको बताना है इसमें। तो याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा होता है तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर द एक्सेसरी प्रोटीन्स। जो रेगुलेटरी प्रोटीन आर द एक्सेसरी प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज एंड अफेक्ट इट्स रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेगुलेटरी प्रोटीन। कह रहे हैं जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं वो एक्सेसरी प्रोटीन होती हैं और वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करके ट्रांसक्रिप्शन कराती हैं। तो कह रहे हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत सही है, सही स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें। दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है। दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, बिल्कुल नहीं। दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, ऐसा भी नहीं कि भाई आरएनए पॉलीमरेज से इंटरेक्ट करें ही प्रोटीन और एक्सप्रेशन ना हो। दे कैन एक्ट बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, ये दोनों तरह से काम करती हैं, एक्टिवेटर एज वेल एज रिप्रेसर। डी इज़ करेक्ट। डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम टू बी कम्प्लीटली सिक्वेंस्ड, वो कौन सा क्रोमोजोम है जो लास्ट सीक्वेंस किया गया पूरी तरह से, आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो क्रोमोजोम नंबर 1 है, उसको सबसे लास्ट में सीक्वेंस्ड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए, आपको आरएनए का फंक्शन बताना, कौन कौन से इसमें आरएनए के फंक्शंस हैं, ये आखिर आरएनए किस काम को अंजाम देता है। तो इट इज़ अ कैरियर फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है। डीएनए से राइबोसोम के साथ प्रोटीन बनती है, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन, ये रोल अदा करता है। इट कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम्स, ये भी सही है क्योंकि टीआरएनए ले जाता है। इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का जो सबसे ज़्यादा राइबोसोम में जो पाया जाता है वो आरएनए होता है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, डी इज़ करेक्ट, सारे फंक्शन आरएनए के हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट में रहते हैं। While analyzing the DNA of an organism, the total number of 5386 nucleotide were found out, of which the proportion of different basis का ये proportion है। एडनिन 29, गुआनिन 17%, साइटोसिन 32%, थायमिन 17। मतलब 80 एडनिन का थायमिन से रेशियो मैच नहीं कर रहा, ना साइटोसिन का गुआनिन से मैच कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर कंसीडर द चारगेफ रूल, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, चारगेफ रूल लगाते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलता है आपको बताना है इसमें। तो याद रखिएगा ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन का रेशियो जो है वो थायमिन के बराबर होता है, 80 CG बराबर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। इट मीन्स दिस डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, बी इज़ करेक्ट। तो ये क्लियर कट हो जाता है। डबल स्टैंडर्ड पे मत लगा दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका, ना सर्कुलर है ये। क्वेश्चन नंबर 21, इन सम वायरसेस डीएनए सिंथेसाइज बाय यूजिंग आरएनए एज ए टेम्पलेट, कुछ वायरसेस में डीएनए जो बनाया जाता है वो आरएनए की टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आरएनए की टेम्पलेट यूज़ करते हैं। सच अ डीएनए इज कॉल्ड, उस डीएनए को क्या कहा जाता है आपको बताना, उस डीएनए को क्या कहते हैं। तो उस डीएनए को cDNA कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ मैसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यू फॉर 4 जनरेशन, मैसेल्सन स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ किया था। अब वो कह रहे हैं कि 4 जनरेशन तक इसे किया जाए बैक्टीरिया के अंदर। तो 15 नाइट्रोजन ऑब्लिक 15 नाइट्रोजन, 15 नाइट्रोजन ऑब्लिक 14 नाइट्रोजन और 14 नाइट्रोजन ऑब्लिक 14 नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 14 और नाइट्रोजन 14 14 कंटेनिंग डीएनए इन द 4th जनरेशन वुड बी, चौथी जनरेशन के बाद उसका रेशियो क्या होगा 4th जनरेशन में। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल नाइट्रोजन है वो ज़्यादा तेज़ी से रेप्लिकेट करेगा, तो उसका रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा। तो इसका सबसे हाईएस्ट होगा और उससे कम किसका होगा, याद रखिएगा। अगर आप देखें ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, उससे कम जो है ये 15 14 होगा, 15 15 सबसे लेसर होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो 7 गुना देख रहे हैं आप, 7 टाइम्स मोर, 15 नाइट्रोजन का जो रेशियो है और 14 वो उसका 7 टाइम्स है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। और 1 गुना किसका बड़ा है, 15 नाइट्रोजन ऑब्लिक 14 नाइट्रोजन। मतलब हाइब्रिड इज़ 1 टाइम बट विदाउट हाइब्रिड इज़ 7 टाइम्स, डी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ भी चुका। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये देखिए डीएनए का सीक्वेंस है 5' है 3 ATG और द सीक्वेंस ऑफ द बेस इन इट्स आरएनए में सीक्वेंस क्या है 5' से 3' AUG। अब आपको बताना है इसका जो ऑप्शन क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, चेंजिंग कहाँ पे आएगी, सिर्फ देखिए, क्योंकि ये आगे क्या बना रहा है, आगे इसने पूछा है ये, हाँ ये तो सॉरी ऑप्शन स्टार्ट हो गए यहाँ से। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन, ये है ये डीएनए का। तो आरएनए का क्या होगा, तो जहाँ जहाँ थायमीन है बस वहाँ चेंजिंग होगी। तो एक ही जगह यही रहेगा, ठीक, थायमीन की जगह यूरेसिल हो गया। तो जिस हिसाब से ये बता रहे हैं तो उस हिसाब से तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सिर्फ थायमीन की जगह यूरेसिल करना आपको, क्योंकि डीएनए और एमआरएनए में क्या है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता, बाकी पूरा सेम रहता। तो 23 का ए, बाकी ऑप्शन भी है देखिए वो सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 24, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब, जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम्स होता है वो क्या ट्रांसक्राइब कराता है।
तो याद रखिएगा ये प्रोमोटर स्ट्रक्चरल इंटरमीडिएट ऐसा नहीं है कि वो सबको कराता हो कि प्रोमोटर ले लो स्ट्रक्चरल जीन इंटरमीडिएट, नहीं, यह सिर्फ प्रोमोटर के लिए, तो वो सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन को पॉलीमराइज कराता है। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मॉलिक्यूलर पे तो सबसे ज़्यादा रहता है। इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिएगा। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द कोडोन इन mRNA, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द कोडोन इन mRNA इज 5' क्या है AUG, द सीक्वेंस ऑफ द tRNA, तो tRNA में सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो यूरेसिल की जगह देखिए इसमें जो चेंजिंग आएगी वो कहाँ पे आएगी, तो याद रखिएगा ये जो देखिए यूरेसिल है, यहाँ पे यूरेसिल की जगह थाइमिन होता तो एडेनिन थाइमिन से बनाता, तो जिसमें ए ऑप्शन होगा। देखिए ए ऑप्शन किस में वैसे, तो ए तो इसमें है, बाकी ए की जगह सी हो जाएगा और यू की जगह ए हो जाएगा और जी की जगह यू हो जाएगा, तो बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। सीक्वेंस बदल गया। क्वेश्चन नंबर 26, द अमाइनो एसिड अटैच टू द tRNA एट इट्स, जो अमीनो एसिड जो होती है tRNA में कहाँ लगी हुई होती है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 3' एंड पे लगी रहती है, 3' एंड पे अटैचमेंट रहता है। वहाँ पे tRNA पहले तो साइटोप्लाज्मिक पूल से जाता है और mRNA के पास, और साइटोप्लाज्मिक पूल से खास अमीनो एसिड खास सीक्वेंस की, क्योंकि उसके एंटी कोडोन भी होता है, उसके पास एंटी कोडोन लूप होती है, और अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट क्या होती है 3' एंड। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड, अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है, प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस होती है, तो सबसे राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, याद रखिएगा, एक बड़ी सब यूनिट होती है और एक छोटी, मतलब एक 40S होती है और एक 60S होती है। तो याद रखिएगा जो राइबोसोम होता है वो छोटी वाली सब यूनिट से पहले बाइंड करता है। बी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ इन ई कोलाई द लैक ऑपरेंट गेट्स स्विच्ड ऑन। बहुत अच्छा, लैक ऑपरेंट जैकोब मोनोड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया, उसको डिस्कवर्ड किया लैक ऑपरेंट बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स में। इन ई कोलाई द लैक ऑपरेंट गेट्स स्विच ऑन, कब स्विच ऑन होगा आपको बताना है। क्या लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू रेप्रेसर, तब होगा। रेप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, रेप्रेसर एक प्रोटीन है, RNA पॉलीमर बाइंड टू ऑपरेटर ऐसा नहीं है, रेप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर ऐसा भी नहीं है। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू RNA पॉलीमर ऐसा भी नहीं। देखिए उसे एनर्जी चाहिए बैक्टीरिया को, तो लैक्टोज होना बहुत ज़रूरी है। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड टू रेप्रेसर, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो वो रेप्रेसर क्या होगा, वो बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से, और ठीक है, तो जो है आपकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये आपका लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड टू द रेप्रेसर। रेप्रेसर एक प्रोटीन होती है, उसके साथ लैक्टोज शुगर है, तो इससे एनर्जी मिलेगी और प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनेंगी और एक्सप्रेशन होगा। तो ये सब मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी या कोई भी कन्फ्यूजन या कमेंट, तो कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो आपको प्रॉब्लम का हल मिलेगा। और दूसरी बात ये कि मॉलिक्यूलर का बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। अगर आपकी मॉलिक्यूलर ये यूनिट जेनेटिक्स यूनिट का काफ़ी स्कोर है, याद रखिएगा। एवोल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं और इनहेरिटेंस भी डिस्कस हो गया, ये बड़ा चैप्टर था, ये डिस्कस हो चुका है। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।